सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो आज है हमारा लेक्चर थर्ड इस 20 लेक्चर सीरीज़ का अकाउंटेंसी की। और अभी तक हमने डे 2 तक किया था, ये कर दिए थे लेक्चर ख़त्म। तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा वो होगा अकाउंटिंग इक्वेजन एंड रूल्स पे। इसमें आज हम चैप्टर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेजन, डबल एंट्री सिस्टम, और नेक्स्ट वाले का भी हम जनरलाइजिंग रूल्स कर देंगे, एक साथ ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम चैप्टर की बात करें आज के, तो वो है अकाउंटिंग इक्वेजन। अब पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेजन जो होती है इट सिग्निफाइज दैट द, अब इसको लिख के कर लेते हैं ना। कह रहा है जो एसेट है बिजनेस का, एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्लेम्स ऑन दोस एसेट्स। ये कह रहा है कि टोटल जो एसेट्स हैं वो हमेशा किसके इक्वल रहेंगे, जो टोटल क्लेम्स होंगे उन एसेट्स पे। अब क्लेम्स कौन कौन से होते हैं, ये लिख रखा है इधर। क्लेम्स दो तरह के होते हैं, एक हो गए आउटसाइडर्स के क्लेम्स, जिसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज। देखिए, अगर आपने सीधा थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले 2 लेक्चर देख के आइए, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है क्लेम्स ऑफ ओनर्स। ओनर का क्लेम हमें पड़ता है, कैपिटल होता है, जिसे हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब इसका हम फॉर्मूला बना लें एक बार। एसेट इक्वल टू क्लेम्स, क्लेम्स दो तरह के, लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर्स की हुई, प्लस कैपिटल जो ओनर्स क्लेम हुआ। तो ये हमारे पास बन गया। इसको हम एक चीज़ से याद रख सकते हैं, इक्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अकाउंटिंग इक्वेजन कहते हैं, यही है। इसको कैसे याद रखेंगे, ALC से। हमें कंप्यूटर में पता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, तो इससे हम बोलते हैं ALC। तो आपको इसको याद रखना है ALC। तो ALC के बाद आपको याद हो गया ये, है ना। तो ये जो इक्वेजन है ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैंने आपको बता दिया कहाँ से कैसे ड्राइव हुआ है ना। अब ये किस पे बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हमने कल बात की थी। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू साइड्स, दो साइड्स है उसकी, एक तो क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। ठीक है, अब हमने ये ALC की बात की, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, इसका फॉर्मूला देखा। अब इसमें आता क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, तो देखते हैं बारी बारी। एसेट्स क्या हो गए, ऐसे रिसोर्सेज जिसको कौन ओन करता है, बिजनेस। बिजनेस के जो ओन करेगा ना जिन रिसोर्सेज को, जो हम कहते हैं एसेट। एग्जाम्पल क्या है, कैश, कैश एसेट है। कोई स्टॉक पड़ा है, कोई इन्वेंट्री है किसी प्रोडक्ट की, गुड्स है, वो एसेट है। फर्नीचर है, एसेट है। डेप्टर्स मतलब किसी से पैसे आने हैं, कंपनी ने किसी को उधारी पे दिया था, क्रेडिट पे दिया था, अब उस कंपनी को पैसे आने हैं, तो डेप्टर्स है ना। तो ये एसेट है। मशीनरी कंपनी की एसेट है। बैंक बैलेंस याद रखना है, बैंक बैलेंस एसेट है कंपनी का। ठीक है, अब इसके बाद लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट ओवर टू आउटसाइडर्स, कि बाहर को लोगों को जो देने हैं चीज़ें, पैसे देने हैं, है ना, खर्चा देना है उनका, वो है लाइबिलिटीज कंपनी पर। क्रेडिटर्स, बाहर वालों का क्रेडिट पे सामान लिया था कंपनी ने, अब पेमेंट करनी रह गई है, तो वो क्रेडिटर्स है ना। बैंक लोन, लोन लिया बैंक से, वो भी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चे हुए एक्सपेंसेस पर अभी पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं, रहते हैं, वो कंपनी पे लाइबिलिटी है। अच्छा, कैपिटल हमें पता है, जो ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो होता है कैपिटल। अच्छा, कौन कौन सा, इनिशियल कैपिटल जो कंपनी स्टार्ट करते हुए डाला, एडिशनल कैपिटल बीच में ज़रूरत पड़ गई कंपनी को किसी उसकी पैसे की, है ना, काम करने के लिए, तो एडिशनल कैपिटल आ गया। हाँ, ये आपको नोट कर लेना है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, और जो लॉस और ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगी। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, हमें पता है A=L+C। तो समझो प्रॉफिट आया, है ना, कोई गेन आ गया, हमें गेन में भी पता है डिफरेंस, और प्रॉफिट में भी पता है, ये पुराने लेक्चर में देखो आप। तो जब ये इंक्रीज होगा तो हमें किस में ऐड कर देना है, इसको कैपिटल में। वो डिपेंड भी करता है, जैसे कैश बढ़ रहा है तो आप एसेट में भी डालोगे, पर एट लास्ट आपको कैपिटल में भी डालना है। और अगर आपके पास लॉस हो गया, या फिर ड्राइंग्स क्या होता है, जो ओनर अपने पैसे निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, अब वो क्या करता है, वो कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हो गया, ये आगे समझाऊंगा मैं आपको। मेन मोटिव यही है कि ये इक्वेजन बैलेंस्ड रहनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे हटाओगे तो आपको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा एसेट में, तो आगे बात करेंगे इसकी। अच्छा,
इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अब डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है जो हमारी इक्वेशन है एएलसी वाली उस पर। ठीक है, कह रहे हैं कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो बैलेंस चेंज कर सकती है, एसेट का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, कुछ भी। पर एक चीज मैंने भी बताई आपको ऊपर, मोटिव एक ही होना चाहिए, इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस है तो तब तक सब ठीक है। अच्छा, रूल्स क्या है इसके, देखो एक बार, ये पहले मैं आपको इधर इक्वेशन लिखूंगा, एएलसी याद है, ठीक है, एसेट, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, ठीक है। अब रूल्स क्या है इसके, देखो, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, कुछ भी हो सकता है, एसेट स्टॉक है, पैसे हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, कुछ भी है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको यहाँ पे ऐड करोगे आप, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज हो रहा है एसेट तो यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, एक्सपेंसिस, खर्चा हो रहा है, कोई लॉस हो गया, मैंने बताया था इसको हमेशा कैपिटल से डिडक्ट करना है, तो इसको यहाँ से डिडक्ट कर देना है किसको, अगर एक्सपेंसिस, कोई खर्चा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, अगर इनकम कोई जनरेट हो रहे हैं ना, इनकम आई, कोई गेन्स आ गए कंपनी के पास, प्रॉफिट हो गया, वो भी कैपिटल में ही ऐड होगा, वो भी कैपिटल में ऐड होगा। ड्राइंग्स की पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसे निकाल रहा है तो वो कैपिटल से जाएगा, है ना, वो कैपिटल से जाएगा, और कैश गुड से भी जाएगा, वो डिपेंड करता है, वो करेंगे आगे बात। आपको मेन चीज़ याद रखनी है, ड्राइंग्स कैपिटल से निकलेगा। अच्छा, ये अब आ गया पूरा जो एएलसी, अब इसका पूरा आप स्टेप वाइज समझिए, ध्यान से ध्यान लगाना है इधर, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, करते हैं। पहली इक्वेशन देखो, पहले हमें पता है एएलसी, ये हमारे दिमाग में घुस चुकी है चीज़, ठीक है। ट्रांजेक्शन 1 क्या कह रही है, उसने कहा उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से। अब 1,00,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मतलब कैपिटल डाला होगा, कंपनी अभी जीरो है, बिल्कुल जीरो है। उसने कैपिटल डाल दिया 1,00,000 रुपए का, ठीक है जी। अब एएलसी में हमारे पास पता है कैपिटल जब डाला, कैश आया, कैश से डाला है ना, तो पैसे इंक्रीज कर गए कंपनी के, तो क्या क्या बढ़ा इससे, एक तो कैश बढ़ गया, इससे कैश आ गया कंपनी के पास 1,00,000 रुपया, ठीक है। और कैपिटल तो 1,00,000 है ही है, तो हम पहले इक्वेशन कैसे लिखते थे, एएलसी। अच्छा, एसेट में कैश है हमारे पास तो ये आ गया 1,00,000 रुपये। लाइबिलिटी जीरो है, अभी कोई लेना देनी तो है नहीं हमने किसी की, अभी लाइबिलिटी, कोई सामान नहीं लिया क्रेडिट पे, कोई बैंक लोन नहीं लिया, ये तो कैपिटल आया है, ओनर का पैसा है। और कैपिटल कितना है, वो तो 1,00,000 ही है। अभी कोई हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ कि ये बढ़ जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ कि घट जाएगा, अभी ओनर ने ड्राइंग नहीं की है, कोई पैसे निकाले नहीं अपने पर्सनल यूज़ के लिए कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 अभी इक्वल है, ठीक है। 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000 बैलेंस्ड है अभी, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई, कंपनी में ट्रांजेक्शन हो रही है ये। उसने कहा कि कंपनी क्या करती है, 20,000 रुपए के गुड्स खरीद लेती है, ठीक है। अभी 1,00,000 बाई 1,00,000 है हमारे पास, एसेट 1,00,000 है और कैपिटल भी 1,00,000 है। गुड्स ले लेती है 20,000 रुपए के, 1,00,000 रुपए थे, उसमें से 20,000 के गुड्स खरीद लिए। हमारे पास कैश कितना आ गया, अब बच गया 80,000 रुपया कैश हो गया, एसेट लिख लूँ इसको, ठीक है। अब देखो, हमेशा दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना, देखो डुअल एस्पेक्ट मैंने बताया, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा भी, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें हैं, है ना। जब 20,000 रुपये कैश गया तो सामान भी आया ना 20,000 का, और मैंने क्या बताया था कि स्टॉक हो, गुड्स हो, ये सब क्या होते हैं, ये एसेट होते हैं कंपनी के, मशीनरी एसेट है कंपनी की। तो 20,000 रुपये का जब गुड्स आ गए तो वो एसेट है, तो आपको ये भी एसेट है, 20,000 रुपये के मेंशन कर दो गुड्स, तो ये आगे एसेट कितने के आगे, टोटल 1,00,000 रुपए के अभी भी है। बस ये हो गया कि 80,000 रुपये कैश है हमारे पास, तो लिक्विडिटी में लिक्विड है, हाँ। और गुड्स कितने हमारे पास, स्टॉक कितना है 20,000 रुपये, ठीक है, दोनों 1,00,000 रुपये आ गया। लाइबिलिटी अभी भी जीरो ही है हमारे पास, कुछ लिया ही नहीं अभी हमने किसी से। और कैपिटल कितना है अभी, कैपिटल भी अभी पूरा 1,00,000 पड़ा है, क्यों, क्योंकि हमने परचेज किया है, हमारे पास कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई ड्राइंग नहीं हुई, तो कैपिटल तो उतना ही है अभी, ठीक है। और बैलेंस है इक्वेशन देख लूँ, 1,00,000 रुपया इधर है, 1,00,000 रुपया इधर है, अभी भी बैलेंस्ड है, काम ठीक है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है, तीसरी इक्वेशन देखो, कह रहा है उसने फर्नीचर खरीद लिया क्रेडिट पे राज से 10,000 रुपये में। अब क्रेडिट की बात कर रहा है, मतलब पैसे दिए नहीं है, ठीक है। अब पहली बात तो देखो, एसेट थे हमारे पास, है ना, 80,000 कैश था, 80,000 कैश था, गुड्स थे 20,000 के, फर्नीचर ले आया वो। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अलग से आएगा, स्टॉक गुड्स पे नहीं है, हमें नहीं पता वो फर्नीचर किस कौन सा चीज़ है ना। तो एसेट में हमें पता था 80,000 रुपया कैश था,
गुड्स थे हमारे पास 20,000 रुपये, अब वो फर्नीचर अलग से ले आया 10,000 रुपये का, ऐड कर दूँ, इधर कर दिया ऐड। तो एसेट कितने का हो गया अभी? 1.1 लाख हो गया, 1,10,000 का हो गया, ठीक है। लाइबिलिटी कितनी? लाइबिलिटी तो आ गई अब, क्यों आ गई? वो क्रेडिट पे ले आया है, क्रेडिट पे जब सामान लाया पैसे उसको देने हैं बाद में, उसको उधारी पे ले आया है, उधारी चढ़ गई है कंपनी पे, कितने की? 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये। अब कैपिटल को फर्क ही नहीं पड़ेगा, कैपिटल से कब होता है इफेक्ट? जब कम प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ड्राइंग हुई, कुछ नहीं हुआ, अभी भी 1,00,000 रुपये। दोनों को ऐड कर दो, 1.1 लाख, अभी भी बैलेंस्ड ही है, बैलेंस्ड है अभी भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन कह रही है? उसने कहा कि उसने जो गुड्स थे ना, उसमें से 5,000 के गुड्स 7,000 कैश में बेचे हैं उसने। 5,000 कॉस्ट के गुड्स थे हमारे पास, पहले हमारे पास टोटल कितने गुड्स थे? 20,000 रुपये के थे, उसमें से उसने 5,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, और कैश कितना ले आया है? उसके बदले 7,000 रुपये का कैश है। ऑब्वियसली जब 5,000 के बेच रहा है और 7,000 रुपये कैश ला रहा है, तो कैश तो चलो बड़ा अलग बात है, पर प्रॉफिट हुआ ना, 5,000 उसकी वैल्यू थी, है ना? देखो है तो इक्वल दोनों साइड, अब दोनों साइड इक्वल है, उसने 5,000 रुपये के यहाँ से निकाला, 5,000 रुपया वैल्यू है उसकी, वो 7,000 रुपया उसकी बढ़ाकर ला रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है दोनों में? 2,000 रुपये का, आम सी बात है, 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट पहले चलो लिखते हैं, देखो सुनो, कम्प्लेक्स मत करो, देखो एएलसी की बात है, ठीक है। अब एसेट देखो, 80,000 रुपया था कैश, 7,000 रुपया ले आया एक्स्ट्रा, 87K हमारे पास कैश हो गया। गुड्स 5,000 रुपये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितने रह गए? 15,000 के गुड्स आ गए। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब ये कितना, इसका कैलकुलेट करो कितना हो गया, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1,02,000 रुपये, ठीक है, इतना आ गया। ये सॉरी 1,02,000 नहीं, 1,12,000 रुपये, ठीक है, कर लो ऐड, 1,12,000 रुपये आ गया। इस साइड लाइबिलिटी कितने की थी? अब लाइबिलिटी की बात करें तो वो उतनी ही है 10,000 की, है ना? वो दिए भी नहीं है, कुछ बात भी नहीं की है राज को देने की, तो अभी 10,000 ही है। अब कैपिटल 1,00,000 रुपये का था, पर हमें ये पता है कि जब प्रॉफिट आया हमारे पास प्रॉफिट आ गया, अब उसको किस में ऐड करना होता है? कैपिटल में ऐड करना होता है। तो कितना हो गया? 1,02,000 रुपये, टोटल कितना हो गया? 1,12,000 रुपये, तो अभी भी बैलेंस ही है। तो ये होगी, आगे समझ कैसे हो गया? अब उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन है, लास्ट है ये, उसने रेंट पे कर दिया। अब रेंट हमें पता है एक्सपेंस है, खर्चा है ना? और खर्चा किस में निकालते हैं हमेशा? खर्चा हमेशा निकाला जाता है कैपिटल में, ये हमने ऊपर बात की है, एक्सपेंस हो लॉस हो कैपिटल से निकाल देना है। और जब एक और चीज़ आपको देखनी है, हमेशा यहाँ से कम हो रहा है तो आप देखो एसेट से भी कम होगा, क्यों? 1,000 रुपया उसने दे दिया, 1,000 रुपया दे दिया, तो कैश भी तो डिक्रीज हो गया ना हमारे पास। यहाँ पे कितना कैश था? 87,000 का कैश था, सबसे पहले कैश डिक्रीज होगा 1,000 रुपया जब वो दे देगा, तो 86K कैश हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1,11,000, क्योंकि बाकी तो सेम ही है, गुड्स भी उतने ही है, फर्नीचर भी उतना ही है, तो चेंज किस में आया? सिर्फ कैश में आया। अब यहाँ पे लाइबिलिटी भी उतनी है, 10,000 ही है। अब कैपिटल में चेंज होगा, क्यों? कैपिटल डिक्रीज होता है जब हमें बोला एक्सपेंस खर्चा होगा तो हमें कैपिटल से माइनस करना है और बैलेंस भी करना है। तो यहाँ से जब 1,000 निकालोगे तो 1,01,000 रुपये आ गया, तो जब ऐड कर दोगे इसको 10,000 उसको, तो 1,11,000 रुपये अभी भी बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस। तो आगे मेरे को आई होप कि आपको ये समझ आया पूरा। अच्छा, ये हमें पता है स्टैंडर्ड एएलसी, तो अगर कैपिटल निकालना होगा तो इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, बाकी अगर लाइबिलिटी निकालनी है तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला याद करना है इसमें, क्लोजिंग कैपिटल फार्मूला। क्लोजिंग कैपिटल फार्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल हो गया कि मतलब जो टोटल कैपिटल समझो इतना डाला था, एक ओनर ने एक्स अमाउंट कैपिटल डाला। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गया? जब उस कैपिटल से जो कुछ एडिशनल कैपिटल आया उसको ऐड करेंगे, कुछ बीच में और पैसे डालने थे। देखो मैं समझाता हूँ उसको, समझो एक्स उसका एडिशनल कैपिटल है, ठीक है, और वाई फाइनल कैपिटल है जो बच गया, है ना। अब क्या चेंजेस हुए? ये स्टार्टिंग में इतना कैपिटल डाला था ओनर ने, अब इसमें बीच में कुछ और ज़रूरत पड़ गई, जेड अमाउंट की और ज़रूरत पड़ गई काम करने के लिए, तो वो ऐड हो गया। अब काम करते करते कुछ प्रॉफिट होने लग गया छोटा भाई, तो वो भी ऐड हो गया। अब बीच में घर पे कुछ ज़रूरत पड़ी ओनर के, तो उसने समझो एम अमाउंट ड्रॉ कर लिया घर के लिए, तो माइनस हो गया। और फिर जो बच गया वो आ गया हमारे पास जेड फाइनल कैपिटल। तो फाइनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स।
तो इसको आपको याद करना है, एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको आ गया तो उससे भी हो जाएगा, याद भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन। देखो कह रहा है सिनेरियो है पेमेंट टू क्रेडिटर, जब आपने इसको हम करके देखेंगे रटेंगे नहीं। देखो कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर, कुछ पेमेंट की हमने किसको, क्रेडिटर को। क्रेडिटर मतलब हमने पहले उधारी पर लाया होगा उसको अब क्रेडिटर हमें पता था कि लाइबिलिटी बढ़ाता था, हमने पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी तो हमारी कम होगी जी, ये तो हमें पता है, लाइबिलिटी हमारी उधारी कम हुई, लाइबिलिटी कम होगी। पेमेंट कर दी, कैश गया अपने हाथ से तो कैश भी डिक्रीज कर गया, कैश डिक्रीज किया मतलब एसेट हमारा कम हो गया। तो इसका क्या है, एसेट भी डिक्रीज करेगा और लाइबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अच्छा आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मैंने बताया था कि खर्चा है पर हमने अभी पे नहीं किया है। जैसे रेंट है, ड्यू हो गया कि रेंट हमने यूज़ की सर्विस, अब हमने रेंट ही नहीं दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग चढ़ गया वो। अब आउटस्टैंडिंग जब चढ़ गया, अब ये खर्चा होने वाला था, खर्चा था हमारा पर हमने सर्विस यूज़ कर ली पर पैसे तो दिए ही नहीं, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो हम पे लाइबिलिटी चढ़ गई है, उधारी चढ़ गई है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और हमें पता है कि अब खर्चा जो होने वाला है, हमने दिए नहीं है पैसे पर देने भी तो है ना, वहाँ से चेंज भी होंगे। तो वहाँ से क्या होगा कि कैपिटल जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा एज लॉस, क्योंकि एक्सपेंस को हम हमेशा लॉस और एक्सपेंस को हम हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ये दोनों साइड हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी और कैपिटल डिक्रीज करेगा। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ही अमाउंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। और एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सेम बैलेंस रहेगा। आया समझ। अब उसके बाद आ गई एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट क्या होता था, एक्यूरेट बेसिस कि इनकम अर्न हुई है पर मिली नहीं है। अब मिली नहीं है तो हमें पहले तो पता है कि जब इनकम आई, इनकम आना, इनकम क्या करते थे हम, हमेशा कोई इनकम हो कोई गेन हो कैपिटल में इंक्रीज कर देते थे। और एसेट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनकम अर्न हुई है, तो इसमें हो जाएगा। अब ए इंक्रीज कर रहा है, लाइबिलिटी ऐसी है और कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बैलेंस है इक्वेशन, तो ये सही है। लास्ट में आपका एक ही मेन मोटिव है, बैलेंस रहनी चाहिए इक्वेशन। तो ये आपको समझ आ गई। अब ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इसमें, इसी पे बेस्ड हम करेंगे इसको। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एसेट है 5 लाख रुपए, एसेट है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। कैपिटल कह रहा है 3.5 लाख रुपए है, पूछ रहा है लाइबिलिटी क्या होगी, इसको इधर माइनस कर दो, कितना आ गया 1.5 लाख रुपए, बस 1.5 लाख है, ये बी ऑप्शन 1.5। अच्छा, विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर विल। अब हमें पता है ये ड्राइंग की बात कर रहा है कि ओनर है ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग क्या करता था, अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता था, कैश निकाल रहा है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। एक तो पहले तो उसी के पैसे लगाए थे, उसने निकाल लिए तो कैपिटल डिक्रीज हो गया। अब कैश निकाल रहा है तो ऑब्वियसली कैश एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा, एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या इसका होगा डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन कैपिटल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला आप खुद करिए, परचेज ऑन क्रेडिट क्या करेगा। अच्छा, ये वाला करने वाली चीज़ है, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है रेंट हमने एडवांस में दे दिया, प्रीपेड रेंट है, तो ये क्या होगा। अब देखो रेंट होता था आपका एक्सपेंस, हमें पता है हम खर्चा करते हैं, रेंट जब दे देते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग चढ़ जाए रेंट की, है ना, आउटस्टैंडिंग चढ़ जाती थी रेंट की, तो क्या बोलते थे हम, लाइबिलिटी चढ़ गई कि हमने सर्विस यूज़ कर ली पर पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटी होगी। अब कह रहा है आपने एडवांस में दे दिया, मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है रेंट की, हाँ एडवांस में दे दी, अभी सर्विस ली नहीं है। अब आप 4 महीने की अब पहले पैसे दे दोगे तो 4 महीने फिर आप आराम से रह सकते हो। तो सर्विस के लिए आपने पहले एडवांस पेमेंट कर दी, सर्विस तो अभी लेनी है, फ्यूचर में मिलेगी सर्विस। तो जो फायदा हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलता था और उसकी हम खर्चा अभी कर देते थे, हम उसको क्या बोलते थे, ये हमारा एसेट है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, अभी हम चाहे खर्चा कर रहे हैं पर बाद में हमें बेनिफिट है, तो हम इसको एसेट बोलते थे। तो आपको याद रखना है एडवांस में अगर रेंट दिया हो तो ये हमेशा एसेट रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम और जर्नलिंग की। ठीक है, एक ही पूरा कंसेप्ट एक में ही मैं आपको समझा दूंगा। देखिए डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी है। डबल एंट्री सिस्टम दी किसने थी, दी थी फादर ऑफ अकाउंटिंग, कौन, ल्यूका पैसिओलाई। कब दी थी, 1494। अच्छा, नेचर क्या है इसका, इट इज़ दी ओनली साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ इकलौता जो साइंटिफिक सिस्टम अकाउंटिंग का कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम।
इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, वही टू फोल्ड एस्पेक्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा है, डेबिट और क्रेडिट। अब देखो इसमें ना बनता है टी अकाउंट। अच्छा कैसे, देखो टी क्यों कहते हैं, टी क्या होता है, शेप लिख लूँ, ये होती है टी अकाउंट, ठीक है, ये टी हो गया। अब इसकी शेप होती है टी अकाउंट जैसी, देखो ये हो गया जैसे, ये हम कह रहे हैं इसको डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, ये अकाउंट हो गया। अब हमें पता था लेफ्ट साइड होती है डेबिट, मैंने पढ़ा रखा है, डेबिट होती है लेफ्ट साइड और क्रेडिट होती है राइट साइड, ये पढ़ा रखा है मैंने, यही सब आ गया इसमें। अब इसको डेबिट को कैसे लगते हैं, डी आर, आपको याद रखना है इसकी क्या है एब्रीविएशन, डी आर। क्रेडिट कैसे, सी आर, ठीक है, ये भी हो गया। अब कुछ बेसिक रूल्स और वो कुछ सिखाना है आपको, मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहला बेसिक रूल जो आपको याद रखना है इसमें कि हर एक डेबिट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा, हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होगा इधर, ठीक है। अच्छा अप्रोचेस कौन से होते हैं, देखो इसमें हम जनरलाइजिंग भी कर लेंगे। जनरलाइजिंग क्या होती है, पहले हमें पता था कि हम बुक कीपिंग में जर्नल्स बनाते थे, है ना। जर्नल क्या होता था कि प्राइमरी बुक होता था, है ना, प्राइमरी बुक हमने पढ़ रखा है, तो हम उसको जर्नल्स में रिकॉर्ड करते थे जो भी ट्रांजेक्शन हुई। अब उसको क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। देखिए मैं आपको इन दोनों का एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि पेपर में एमसीक्यू लग जाएगा, उतना ही चाहिए हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो देखो इसमें आपको टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ने हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि हाँ जी हमने यहाँ से निकाला, इस अकाउंट से गया, तो बताओ कौन सा अकाउंट है वो, है ना, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा है। देखो पहले कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। टाइप ऑफ अकाउंट पहला कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, जो एक तो जो नॉर्मल नेचुरल पर्सन हो गए अपने, है ना, राम हो गया, श्याम हो गया, उन जो पर्सन से रिलेट करता है वो आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर। अच्छा फर्म्स हो गई, फर्म्स भी आ गई पर्सनल अकाउंट के अंदर। कंपनीज हो गई, किस में आ गई, पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे एग्जांपल क्या है, राम हो गया, पर्सन हो गया। एसबीआई हो गया, बैंक्स, है ना, बैंक्स भी किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर, याद रखना। रिलायंस लिमिटेड, कैपिटल हो गया, ये भी पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग्स हो गया पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब ये इसका गोल्डन रूल आप याद कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये अगले वाले का, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रख सकते हो, मैं ऐसा रूल टेक्निक बताऊंगा कि क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। उसके बाद है रियल अकाउंट, क्या होते हैं, देखिए रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, तो नोट डाउन करते हैं। रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल हो गए जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, और इनटेंजिबल जिसको नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। और ये रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, क्या क्या होता है इसमें इंक्लूडेड, एसेट्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। एसेट हमें पता है कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, है ना, स्टॉक हो गया। प्रॉपर्टी भी बिल्डिंग हो गई, है ना, ये इसमें आ गया। अब इनटेंजिबल कौन से होते हैं, इनटेंजिबल हो गए जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर वो होता है, तो वो आ गया रियल अकाउंट में। और इसके बाद इसका यही है गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा नॉमिनल अकाउंट में क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट में आता है अपना एक्सपेंस, खर्चा हो गया, कोई लॉस हो गई, कोई इनकम आ गई, इनकम आ गई, साथ में कोई इंश्योरेंस की इनकम है ना, वो भी इसी में आएगी, गेन्स हो गए अनएक्सपेक्टेड, वो सब आ गया नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी, कोई बैड डेप्ट है, सेल्स हो गई, रेंट हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है सब। और एक इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद पर्सनल अकाउंट की सब क्लासिफिकेशन है ना। मैंने बताया नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए, ह्यूमन बींग, जैसे राम, सीता, चिंटू, मिंटू, है ना। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल वो हो गए वो कॉरपोरेट बॉडीज जो लॉ से बनी है, लॉ से बाइंडेड है और बनी है, लीगल एंटिटी है जो, है ना। जैसे कि टाटा मोटर्स, जे एंड के बैंक, बैंक्स आ गए इसके अंदर, क्लब्स आ गए। अब एक होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये कौन से होते हैं, अब हमें पता है देखो एक्सपेंसेस हमारा, है ना, खर्चा है जो,
अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, पर इनके आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ लग जाए, जैसे कि रेंट है। अब रेंट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में आया, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, ठीक है, या प्रीपेड हो गया, कुछ सफिक्स लग गया है ना, कुछ प्रीफिक्स लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो इनको नॉमिनल नहीं लिखेंगे, इनको हम लिख देंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब बात आती है मॉडर्न अप्रोच की। हमें पता चल गया ट्रेडिशनल अप्रोच में ये गोल्डन रूल याद करना है ना, एग्जाम्पल्स याद कर लेनी है और किससे रिलेट करता है और अकाउंट होता क्या है। ये 3 टाइप के हैं और ये पर्सनल अकाउंट की ये क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लेनी है कौन कौन सी, ठीक है। क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आते हैं और कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच कैसे करनी है मैं बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है मॉडर्न अप्रोच में, इसको 5 टाइप में बांटा, ये भूल जाओ, मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये आपको याद रखना है, इधर ये मैं टेबल बना रहा हूँ, इसको याद रखना, एसेट स्लैश एक्सपेंसिस, ठीक है। एसेट होगा, एसेट हमें एग्जाम्पल पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कैश, स्टॉक, मशीनरी, है ना। एसेट हमें सब पता है कौन कौन से होते हैं। एक्सपेंसिस मतलब खर्चे हो गए अपने, रेंट दे दिया है ना, वो एक्सपेंस में आ गया। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें से दोनों में से कुछ भी इंक्रीज करता है ना तो वो आएगा डेबिट में, अगर डिक्रीज करता है तो वो आएगा क्रेडिट में। इसको हम लिखेंगे डी आर से, है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी आर से। ये हमें पता है इंक्रीज करेगा इन दोनों में से, एसेट इंक्रीज करेगा या एक्सपेंस इंक्रीज करेगा, वो हो जाएगी डेबिट, और अगर दोनों में से कुछ भी डिक्रीज करेगा वो हो जाएगा क्रेडिट। अब इधर आ जाएगा एल आई सी। एल आई सी क्या हो गया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनकम और कैपिटल, इन तीनों में से कुछ भी, जैसे समझो कुछ भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इनकम इंक्रीज करेगी या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो वो हो जाएगा उल्टा, यहां पे हो जाएगा क्रेडिट में आएगा। और इन तीनों में से समझो कुछ भी, तीनों में से कोई भी डिक्रीज कर रहा है, तीनों डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा डेबिट अकाउंट में आ जाएगा। ये आ गया याद, इतना याद हो गया है, देख लो एक बार, मैं इसको बना भी देता हूँ। ठीक है, ये याद हो गया, तो इतना हमें याद हो गया है कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे तो डेबिट में होगा, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट में होगा। एल आई सी में से डिक्रीज करेंगे तो डेबिट में होगा, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट में होगा। अच्छा ठीक है, ये वही चीज़ है, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैंने इधर समझा दिया आपको आसान भाषा में, सब वही है, ठीक है। अच्छा अभी करते हैं जर्नलिंग। अब जर्नल क्या होती है, जर्नल होती है, मैंने बताया प्राइमरी एंट्री की बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे कहते हैं। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर मीनिंग डे। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज अ प्राइमरी बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, है ना, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे होती है, फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब सिनोनिम्स कैसे, हम डे बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और प्राइमरी बुक भी कहते हैं। और इस बुक में जो जर्नल है, इस बुक में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, इस एक्ट को क्या कहते हैं हम, जर्नलाइजिंग। अब फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, अब जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, मैं एक बार आपको इमेज भी दिखाता हूँ, रुको। तो ये आ गई हमारे पास जर्नल एंट्री की जो फॉर्मेट है। देखो सबसे पहले होता है डेट। अब कैसे होता है, देखो ऐसे टेबल बना होता है इसमें, ये जर्नल एंट्री का ऐसे होता है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड का एकदम कॉलम है उसमें क्या होता है, उसमें होती है डेट। डेट यहाँ पे होता है और इसमें क्या हम ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और डेट लिखते हैं अपनी। फिर होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स वाले में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स वाले में लिखा जाता है, एक तो सबसे पहले टॉप वाली लाइन पे लिखा जाता है नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो डेबिट हुआ अकाउंट उस सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। फिर आगे लिखा जाता है, इधर डी आर लिखा जाता है। फिर यहाँ पे लिखा जाता है जो कि लास्ट वाली लाइन में जो क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ पे पहले टू आएगा और यहाँ पे डी आर आएगा और यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट जो डेबिट हो रहा है टू बी डेबिटेड, ठीक है। और लास्ट में नरेशन आती है नीचे। नरेशन क्या होती है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है ब्रैकेट्स में एंट्री के नीचे, एंट्री के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है किसके बारे में, जैसे कि कोई गुड्स परचेज किए या जो भी हुआ है उसकी एक्टिविटी नीचे यहाँ पे नरेशन में लिखी जाती है। फिर अगली कॉलम आया ये लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा होता है लेजर का, जहाँ पे एंट्री पोस्ट हुई है, तो लेजर का पेज नंबर कहाँ पे होता है, लेजर फोलियो में, याद रखना है आपको। फिर इसके बाद आता है ये डी आर अमाउंट जो डेबिट हुआ अकाउंट अपना, है ना,
उसमें कितना अमाउंट है, अमाउंट अगेंस्ट डी आर अकाउंट, तो डी आर मतलब डेबिट यहाँ पे आता है। और लास्ट होता है यहाँ पे अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट अकाउंट, तो ये वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। ये पूरी जर्नल एंट्री कैसी होती है, फॉर्मेट इसका ये आपको याद कर लेना है। अब बात आती है स्टेप्स क्या है जर्नलाइजिंग में, मेन चीज़ है स्टेप्स क्या है जर्नलाइजिंग में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्टेप्स जर्नलाइजिंग में है, इसमें पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया है। अब देखिए पेपर में फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे कर रहे हैं, पेपर में फ़र्क इससे पड़ता है कि आप एमसीक्यू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आपको स्टेप्स नहीं दिखाने हैं। फिर भी आपको एक समझा देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगा रहे हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या दी है कि हमने कंपनी ने रेंट पे किया, चलिए कोई भी यूनिट है उसने रेंट पे किया है। अब रेंट हमें पता है क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, कितना किया है, 5,000 रुपये एक्सपेंस हो गया है 5,000 रुपये का। ठीक है, किस में गया, कैश में गया, कैश कम हो गया हमारे पास, एक्सपेंस तो बढ़ा ना, रेंट दे दिया तो बढ़ गया एक्सपेंस, खर्चा हो गया। और रेंट मतलब कैश कम हो गया हमारे पास। अब कैश कम होता था तो हम क्या करते थे उसमें कि 5,000 रुपया कैश कम भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको देखो दो तरीके हैं इसके बनाने के, लास्ट में तो ट्रांजेक्शन ही लिखी है ना हमने। देखो जर्नल एंट्री होनी है, पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच सीखो एक बार। तो देखिए पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से एक बार देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे रियल अकाउंट यूज से मॉडर्न अप्रोच से कैसे करना है। देखो सबसे पहला क्या करना है, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच करनी है। ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 5,000 इन रुपीज़। तो पहले आइडेंटिफाई, स्टेप 1 है अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो, हमने कर दिया यहाँ पे। रेंट अकाउंट है एक है कैश अकाउंट। हमें पता है रेंट वाला एक्सपेंस है, खर्चा हमारा, और जो कैश था वो एसेट है, वो भी कम हुआ है पर है एसेट है। अब सेकंड स्टेप होता है हमेशा अकाउंट्स को क्लासीफाई कर देना होता है। अब हमें पता है रेंट जो है वो खर्चा है। अब ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि सिंपल रेंट है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा बोला उसने मैंने आई पेड रेंट, सीधा उसने रेंट दे दिया उसी टाइम, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब कैश क्या होता था, कैश मैंने बताया था आपको कि ये आता था रियल अकाउंट में, क्योंकि ये एसेट है और कौन सा है, हम कैश को पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये टेंजिबल हो जाता है ना, तो कैश में आ गया। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये हमने पहचान लिया। अब इसके बाद हमने गोल्डन रूल अप्लाई करना होता था। अब हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पर, नॉमिनल में जो एक्सपेंस होता था, इसमें क्या गोल्डन रूल था इसका, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, है ना। क्यों, क्योंकि इसका गोल्डन रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और कैश जो रियल अकाउंट है उसमें क्या गोल्डन रूल होता था कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसमें क्रेडिट गोज आउट हो रहा है, बाहर तो क्रेडिट जा रहा है ना, और एक्सपेंस को डेबिट करना होता था और इसमें एक्सपेंस डेबिट हो रहा था, तो ये आ गया हमारे पास गोल्डन रूल लगकर। और इसके बाद फिर इसकी लास्ट में एंट्री बना देते हैं। देखो कैसे, हमने जर्नलिंग में पढ़ा अभी यहाँ पे फॉर्मेट, पहले ऊपर जो डेबिट होता था अकाउंट उसको लिखते थे, फिर डीआर, फिर 2 करके जो क्रेडिट होता था वो लिख देते थे, तो ये इधर अमाउंट आ जाता था इसका, है ना। तो पहले तो हमारे पास डेबिट वाला कौन सा है, रेंट वाला है, तो रेंट अकाउंट डीआर 5,000 रुपये टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, और कितना 5,000 रुपये, तो ये आ गया इस। अब अगर मैं इस पर मॉडर्न अप्रोच से समझाऊँ तो सबसे ईजी है, क्लासीफाई भी नहीं करना, सीधा हम ये एंट्री लिख सकते हैं इसमें। देखो कैसे, अब थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा इधर। देखो मॉडर्न जो हमने अप्रोच पढ़ी थी उसमें क्या, पहले मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ। कह रहा है रेंट दिया 5,000 रुपये का, है ना, कैश में दे दिया, ठीक है। अब कैश हमारे पास हो रहा है कम, ठीक है जी। रेंट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, बढ़ गया ना, तो 5,000 रुपये का खर्चा हो गया जी रेंट, कोई आगे पीछे नहीं लिखा है, सीधा रेंट है, नॉर्मल रेंट है, खर्चा है सीधा 5,000 रुपया, तो एक्सपेंस हमारे पास इंक्रीज हो गया। और कैश क्या होता था, एसेट होता था, है ना, तो एसेट क्या हो गया, एसेट हमारे पास डिक्रीज हो गया। अब मॉडर्न अप्रोच का वो याद करो टेबल, चलो ऊपर ढूंढते कहाँ बनाया था, ये बनाया था। अब इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर एसेट कैश हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होता था तो वो क्या होता था, क्रेडिट हो जाता था, है ना। एसेट जब डिक्रीज होगा या फिर एक्सपेंस जब डिक्रीज होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, इसमें एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ से आगे समझ। तो अब हमें पता है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, अब जब एक्सपेंस इंक्रीज होता था वो डेबिट हो जाता था, डेबिट अकाउंट में आ जाता था। और जो एसेट है वो डिक्रीज कर रहा है, जब कोई भी एक्सपेंस और एसेट से कुछ भी डिक्रीज होता था तो वो क्रेडिट अकाउंट में आ जाता था। ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। अब बना दो इसमें, पहले हम लिखते हैं डेबिट वाला, तो
रेंट अकाउंट है ना, डेबिट में आ गया, डी आर लिख दूंगा इधर। टू किस में गया, अब क्रेडिट, हमें क्रेडिट अकाउंट उसके बाद लिखते थे क्रेडिट अकाउंट की डिटेल। क्रेडिट अकाउंट कौन सा है, कैश में गया तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और यहाँ पे दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो हमने कोई ढूंढा नहीं कौन सा अकाउंट है, कोई गोल्डन रूल याद नहीं करना पड़ा, बस उस टेबल के बेसिस पे यहाँ पे आ गया। अब बाकी भी आगे करके दिखाऊंगा, सेम इससे बन जाएंगे। तो आप पेपर में मॉडर्न अप्रोच यूज करेंगे, बहुत सिंपल है, जनरल यहाँ पे एंट्री आपकी बन जाएगी। हो सकता है बीच में बोले क्लासीफाई करो अकाउंट कौन सी है, तो फिर वहाँ पे आपको ये काम आ जाएगा। और गोल्डन रूल भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद कर लेने हैं, पर क्वेश्चन आप इससे करेंगे, ठीक है, याद कर लेने गोल्डन रूल आपको। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है इसमें। अब हो सकता है कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री ऐसी होगी जहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट्स, ऐसे तो हम दो का करते थे ना, क्रेडिट और डेबिट वाला, दो से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एक डेबिट का हो गया, दो क्रेडिट का हो गया। अब एग्जाम्पल दे रखी है, उसने कहा उसने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये कैश से और 5,000 रुपये गुड से। अब हमें पता है जब बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 कैश से, है ना, तो गुड्स भी 5,000। अब दोनों स्टार्टिंग में कंपनी में डाल रहा है, कंपनी खाली है, इसमें दोनों चीज़ें डाल रहा है, तो ऑब्वियसली गुड्स और कैश दोनों जो ओनर लेकर आया, स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, वो दोनों हो गए कैपिटल। तो क्या हो गया कैपिटल, कैपिटल हो गया हमारा 15,000 रुपये, ठीक है। अब कैश कितना है, कैश 10,000 रुपये है, स्टॉक कितना है हमारे पास इंडिविजुअल 5,000 रुपये है। अब इसको बनाया कैसे इन्होंने, देखो अब एसेट क्या क्या है इसमें, एसेट कैश भी एसेट है, गुड्स भी एसेट है, और ये दोनों इंक्रीज भी कर रहा है। अब हम कहते थे कि जब एसेट इंक्रीज करता है तो उसको हम डेबिट में डालते थे मॉडर्न अप्रोच से, तो दोनों को डेबिट में डालेंगे। कैश अकाउंट डी आर 10,000, है ना, इसके साथ ही क्या आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट, जो भी है ना, स्टॉक है ना, गुड्स किस में आएंगे, स्टॉक अकाउंट में आए, तो वो आगे स्टॉक अकाउंट, ये भी डेबिट और ये भी 5,000। तो उसके बाद आता है कैपिटल। अब कैपिटल का क्या पड़ा था, कैपिटल भी इंक्रीज ही किया है ना। अब कैपिटल मैंने बताया था लाइबिलिटी, LIC में लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज होता था तो क्रेडिट में आ जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट 15K, ठीक है। देखो बन गई ना जनरल एंट्री, सिमिलर इसके। और हमने किससे बनाई, हमने बनाई ये मॉडर्न अप्रोच से, तो आपको वहाँ पे मॉडर्न अप्रोच यूज़ करना है, हर क्वेश्चन में लगता है। उसके बाद आ गया ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट इन जनरल। तो ट्रेड डिस्काउंट में आपको MCQ में हेल्प करेगा। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये जनरल में शो नहीं होगा, ये जनरल में आपको शो नहीं करना है, और ये सीधा इनवॉइस से डिडक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। ट्रेड डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, जो इनवॉइस बिल होता है ना उससे डिडक्ट होता है, और ये जनरल में शो नहीं होगा। जो बुक की हम एंट्री करेंगे ना, बुक कीपिंग में जब एंट्री करते हैं जनरल में, उसमें शो नहीं करना है। कैश डिस्काउंट है, ये शो होता है जनरल में। अब डिस्काउंट अलाउड कौन से हैं, एक्सपेंस, और ये डेबिट होंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम वो क्रेडिट। अच्छा, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे समझो यहाँ पे जो कंपनी के गुड्स या कैश ये अगर विदड्रॉन हो रहे हैं, है ना, तो इसको एंट्री कैसे करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट, जो डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बैड डेब्ट्स, जो आपको पता है डेब्ट्स चले गए हैं पर वो अब रिकवर नहीं हो सकते, बैड डेब्ट्स है, आपको पता है इरिकवरेबल है, तो उसकी क्या एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट टू डेब्टर्स अकाउंट। तो ये आपको याद रखनी है, ये कुछ एक्सेप्शन थे आपको याद रखने हैं, ये आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे पेपर में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा वहाँ पे। अच्छा, कुछ MCQs हैं, देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज़ अ, अब इतना हमें पता है सैलरी एक्सपेंस होती है, खर्चा होती है, पर इसके बाद आउटस्टैंडिंग लग गया है। अब आउटस्टैंडिंग लग जाता था तो हम उसको नॉमिनल को किस में कर देते थे चेंज, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, तो इसका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, डेबिट सिग्निफाइज, अब मॉडर्न रूल से हमें इतना पता है कि डेबिट जब भी होता था ना तो उसमें एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज करता था, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल ये सब डिक्रीज करते थे। वो टेबल याद है ना, बस वो टेबल याद कर लो, उससे ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन द रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। अब देखो बैड डेब्ट्स का हमने करा था टू डेब्टर्स अकाउंट, है ना, टू डेब्टर्स अकाउंट, तो इसके बाद जब हम रिकवर कर लेंगे तो रिकवरी किस में आ जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में आ जाएगी, ये आपको याद कर लेनी है। कॉलम LF किससे स्टैंड करता है, लेजर फोलियो, ये पढ़ा हुआ पेज नंबर बताता है। ठीक है, हम सीधा MCQ में जाते हैं, ये तो आप एक बार देख लेना, निकल जाएंगे उससे जो हमने पढ़ा है।
अच्छा, ये कुछ MCQs आ गए हैं, ये हम करते हैं। ये आज मैंने थोड़े न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं इसमें पेपर के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं। कह रहे हैं टोटल एसेट बिजनेस के हैं, टोटल एसेट कितना है 4.5 लाख रुपया, ठीक है 4.5 लाख रुपया। कह रहे हैं आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी कितनी है 1.5 लाख रुपया। तो कह रहा है ओनर्स इक्विटी कितनी होगी, मतलब कैपिटल कितना हो गया। पेपर में हो सकता है कैपिटल ना दिया हो, सीधा पूछे ओनर्स इक्विटी कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए वो कैपिटल होता है। तो हमें ये पता था ALC, इसको इससे माइनस कर देंगे तो कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा अगला कह रहा है एक बंदे ने स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल इतना, कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपये, प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपये आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका क्या करना। और उसने 10,000 रुपये विड्रॉ भी किए, विड्रॉ कर लिए जी, माइनस होंगे, ड्राइंग्स है 10,000 रुपये। अब कह रहा है क्लोजिंग कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था, वो याद है कि ये एक्स है डाल रहा है, ये वाई है, बीच में छोटे छोटे कट रहे थे, कैसे आप याद है ना, ठीक है। कैपिटल स्टार्टिंग में इतना डाला, प्रॉफिट आया, ऐड होता है कैपिटल में, 20,000 ऐड कर दो, 1,20,000 हो गया। अब उसने ड्राइंग्स की पर्सनल यूज के लिए, वो भी कैपिटल से माइनस कर दो, तो 1,10,000 रुपये हो गया इसका क्लोजिंग कैपिटल। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। अच्छा अब इसमें कह रहा है, अच्छा अब पुट परचेज्ड एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने क्या किया, मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की, है ना। अब उस 5 लाख रुपए में से उसने 2 लाख रुपए का कैश दे दिया, और बाकी वो कह रहा है 3 महीने में देगा, मतलब बाकी 3 लाख रुपए क्या चढ़ गई उस पर, लाइबिलिटी हो गई है, क्रेडिट पे चला गया, लाइबिलिटी हो गई है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगी। अब हमें देखो इतना पता था कि मशीनरी 5 लाख रुपए की आई है ना, तो एसेट क्या होगा, है ना। अब हमें इतना पता है कि एसेट जो है 5 लाख की मशीनरी है ना, पर लाइबिलिटी जो है वो तो यहाँ पे 3 लाख रुपए की गई ना, है ना। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब कैपिटल की तो इसमें कोई बात नहीं है हमारे पास, है ना। तो एसेट कितना हो गया, देखो एसेट पहले जितना भी था उसने 2 लाख रुपए में से कैश दे दिया। 5 लाख अगर मशीन के ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, तो 2 लाख जा भी तो रहे हैं ना कैश के, तो 2 लाख माइनस कर दो। तो एसेट किससे इंक्रीज किया, 3 लाख से। 5 लाख मशीन वाले, और 2 लाख रुपया कैश भी दे दिया उसने, तो नेगेटिव हो गया। तो 3 लाख से एसेट इंक्रीज करेगा। मशीन वाला किया, कैश वाला किया, वो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पूछ रहा है कि एसेट का क्या चेंज होगा। तो ये हो गया 3 लाख रुपए। अब लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी भी चढ़ गई उस पर 3 लाख की, तो इंक्रीज किससे हुई, 3 लाख की लाइबिलिटी होगी, 3 लाख की लाइबिलिटी, 3 लाख का एसेट, तो ऑब्वियसली इक्वेट हो गया, तो बैलेंस है। तो जब बैलेंस हो इक्वेशन तो आपको मतलब ठीक जा रहे हो आप। अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय ओनर विल। अब एडिशनल कैपिटल आया, ऑब्वियसली कैश में डाला होगा उसने एडिशनल कैपिटल, तो एसेट इंक्रीज करेगा। और क्या, कैपिटल एडिशनल आया तो कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो दोनों एक जगह इंक्रीज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों साइड इंक्रीज हुआ बराबर का, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो सही है बिल्कुल। तो इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। पेमेंट टू क्रेडिटर ये आप खुद करेंगे, सेम उस पर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें पता है कि ऐसे तो सैलरी एक्सपेंस है, पर आउटस्टैंडिंग लग गया आगे तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी चढ़ गई, देनी है अभी, ये लाइबिलिटी है। अब इसको कैसे बोलते हैं, इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस। अच्छा दोनों बोल रहा है क्योंकि सिंपल है नहीं इसमें लाइबिलिटी, तो आपको करना है लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, क्योंकि कैपिटल को रिड्यूस कर देगी। ऐसे ये है, क्या है, ये लाइबिलिटी है। अच्छा उसके बाद आगे जनरल एंड डबल एंट्री के क्वेश्चन, ठीक है। गुड्स लिस्ट एट सोल्ड, अच्छा ठीक है। कह रहे गुड्स के प्राइस थे, कुछ गुड है उसके प्राइस थे 10,000 रुपये, उसने 10,000 रुपये का 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% का कैश डिस्काउंट दिया। तो उसको अमाउंट कितना सेल करने पर कितने पैसे मिलेंगे हाथ में, हमें पता था पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कर देते थे, तो 10% इसका कर दो, है ना। अगर ये वाला कैसे करना होता है सॉल्व, तो आप मेरी मैथ्स वाली वीडियो पे प्रॉफिट लॉस वाला देख सकते हो आप, उससे आपको पता चलेगा कैसे डिस्काउंट करना होता है माइनस। तो देखो 10,000 था, अब 10% का करना होता था, इसका फैक्टर बनाते थे हम, है ना। तो कैसे होता है 10/100, 1/10। अब एक माइनस हो रहा है तो इंटू 9/10 कर दो, कितना बच गया, 9,000 रुपया उसको देना पड़ा डिस्काउंट के बाद। अब उसने कहा जब सेल हो रही थी तो उसी टाइम उसने 5% का और दे दिया, 5% मतलब इंटू 95/100 हो जाता था, है ना। इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 8550, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है।
तो ये कैश उसको रिसीव हुआ इतना, और इनवॉइस वैल्यू कितनी है, इतनी 9,000 की। अब उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम इमीडिएट बैलेंस टू व्हाट, अच्छा ये जर्नल एंट्री का आ गया, ठीक है। जर्नल एंट्री का भी कर लेते हैं। देखो मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे और कोई नहीं लगानी हमने, ठीक है। कह रहा है कि उसने परचेज किए गुड्स राम से, गुड्स इंक्रीज हुए, ठीक है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एसेट है गुड फॉर 50,000 रुपये, और अभी पूरा उसने पैसे नहीं दिए, उसने 20,000 रुपये इमीडिएटली दे दिए, मतलब कैश कुछ डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है 20,000 रुपये का, और 30,000 रुपये की उसके पास लाइबिलिटी आ गई। किस पे आ गई, राम, जो लाइबिलिटी है जिसने गुड्स परचेज किया राम से, उस पर लाइबिलिटी आ गई कितने की, 30,000 रुपये की, और लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जब एसेट इंक्रीज होता था, अब एसेट इंक्रीज होता था तो उसमें मॉडर्न वाला टेबल याद करो, उसमें डेबिट होता था, तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट अकाउंट आया। अब एसेट डिक्रीज कर रहा है तो ये क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज करती थी तो ये भी क्रेडिट हो गया। तो पहले हम लिखेंगे अब गुड परचेज हुए तो ये हमें लिखना है परचेजेज अकाउंट। देखिए अगर हो सकता है आपको नहीं पता चले परचेजेज अकाउंट है क्या है, तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई, ठीक है, ऑप्शन होंगे अगर। तो परचेजेज आ गया, परचेजेस ये डेबिट में आया तो डी आर, कितना पैसे, कितना के गुड्स लिए, 50,000 के, 50 के। अच्छा अब क्रेडिट वाला आता है, टू, दोनों क्रेडिट में है, तो पहले कैश वाला कितने का, 20,000, और लाइबिलिटी टू, ये भी राम पे राम की लाइबिलिटी है, क्रेडिट है ना, तो ये आ गई 30,000। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, देखो पहले परचेजिस, ठीक है, ये आ गया, ये बी ऑप्शन होना चाहिए, देखो आंसर है बी, पहले परचेजिस वाला जो डेबिट में गया, फिर उसके बाद जो लाइबिलिटी राम की है ना, कंपनी पे है, जो खरीद रहा है गुड्स उस पर है, तो ये क्रेडिट अकाउंट पे आ गया, ये आ गया कैश वाला। देखो इस पे जब आप कर, और ये कंपाउंड एंट्री थी हमने समझी थी ना, पर मॉडर्न अप्रोच लगाओगे ना सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। अच्छा अगला है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट किस में क्लासीफाई होगा। तो देखो इंश्योरेंस हमें पता है नॉमिनल में आता है, इंश्योरेंस का खर्चा होता है, पर प्रीपेड है ना, इस पर कुछ लग गया है, आगे पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हुआ है, तो जब प्रीफिक्स और सफिक्स लगा होता था, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये किस में आ जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। एनी नॉमिनल अकाउंट विद अ प्रीफिक्स प्रीपेड बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा कह रहा है ऑन द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर अमाउंट क्रेडिटेड टू, अच्छा देखो इसको भी हम कैसे करेंगे, ओल्ड फर्नीचर है, ऑब्वियसली ओल्ड है, पर था तो फर्नीचर एसेट ही था ना कंपनी के लिए, उसको उसने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, सेल हो गई है। अब अमाउंट जो है, अब सेल करने के बाद कैश आएगा उसके पास, तो कैश इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि क्रेडिट वाला पूछ रहा है, क्रेडिटेड टू, तो एसेट जब डिक्रीज करता था तो वो क्रेडिट में आता था, और एसेट जब इंक्रीज करता था तो वो डेबिट होता था। तो क्रेडिट किस में है, जो फर्नीचर कम हो रहा है उस पर, तो विल बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट वाला कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट, ये यहाँ से निकाला मॉडल से, ठीक है। अच्छा कैश विदड्रॉन बाय प्रॉपर्टियर फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू, हमें पता था ड्राइंग्स होंगी तो वो हमेशा किस में डेबिट होती थी, ड्राइंग्स अकाउंट में होंगी, ये हमने ऊपर पढ़ रखा है, वो आपको देखना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाला टेबल था ये वहाँ से निकला क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है, पूरा हमने कंप्लीट किया, जर्नलिंग क्या है, आपके एमसीक्यू सारे हो जाएंगे, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाया, और अब जितने आप करेंगे वो हो जाएंगे। दोबारा इसको रीड कीजिए, रिवाइज करिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा लेक्चर 4th ऑफ 20 लेक्चर सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी। कीप स्टडिंग, वर्किंग हार्ड, ट्रस्ट योर सेल्फ, बाय।